फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, दृष्टि आईएएस का जो उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज है उसको यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं। टेस्ट नंबर 8 ये लेटेस्ट टेस्ट है। सो इन टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। सो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। दोस्तों, पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अब ये मिताली राज हैं, हरमनप्रीत कौर हैं, मेघना सिंह या फिर पूनम यादव। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन ए, यानी कि मिताली राज हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। दोस्तों, मिताली राज की बात करें तो मिताली राज का जन्म कब हुआ था? 1982 में, और 1999 यानी कि 1999 और 2022 के बीच इन्होंने भारत के लिए क्रिकेट मैचेस खेले हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली ये खिलाड़ी हैं। ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। और अब तक इन्हें जो है सबसे महान महिला क्रिकेटरों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये है मिताली राज। इनके बारे में ये जो मेन पॉइंट है कि सबसे ज़्यादा रन इन्होंने बनाए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, इसको ज़रूर आप याद रखें। टोटल अगर हम बात करें कि कितने इन्होंने टेस्ट खेले, कितने ओडीआई खेले, ठीक है, तो वो सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। कितने मैचेस हैं? 12 टेस्ट मैचेस और 232 ओडीआई यानी कि वनडे क्रिकेट मैचेस खेले हैं, और 89 जो है इन्होंने T20 खेले हैं। रन्स की बात करें तो 699 इन्होंने रन बनाए, और वहीं मतलब टेस्ट में, और वहीं अगर ओडीआई क्रिकेट की बात करें तो 7,805 रन ये बना चुकी हैं। हाईएस्ट 214 रन का इनका रहा है जो इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में बनाए। और वहीं ओडीआई की बात करें तो इसमें नॉट आउट 125 रन्स ये बना चुकी हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है न्यू स्टार्ट संधि, START, न्यू स्टार्ट संधि यानी कि सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि पर निम्नलिखित में से किन किन देशों ने हस्ताक्षर किए थे। अब ये यूके और ईरान ने, यूके, इजराइल और उत्तर कोरिया ने, या फिर अमेरिका और रूस ने, या फिर अमेरिका, रूस और चीन ने। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन सी, यानी कि अमेरिका और रूस ने ये जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी थी इस पर साइन किए थे। अब ये टॉपिक क्यों न्यूज़ में रहा इसको समझिए पहले, कि रूस ने पश्चिमी प्रतिबंधों और कोरोना वायरस संक्रमण के कारण वॉशिंगटन के साथ न्यू स्टार्ट ट्रीटी के तहत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के ऑन-साइट निरीक्षणों को निलंबित कर दिया। ठीक है, इस चक्कर में ये जो ट्रीटी थी ये लाइमलाइट में रही, और न्यू स्टार्ट ट्रीटी, सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि, इस पर जो है 8 अप्रैल 2010 में प्राग में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएस और रशिया ने यहाँ पर साइन किए थे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखियों को एक समान डिज़ाइन की गई हैंडलूम साड़ियाँ देने का फैसला किया है। इनको डिज़ाइन किया जाएगा निफ्ट रायबरेली द्वारा, निफ्ट नई दिल्ली द्वारा, निफ्ट गांधीनगर या फिर निफ्ट मुंबई द्वारा। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, यानी कि निफ्ट रायबरेली के द्वारा ये डिज़ाइन की गई साड़ियाँ हैं जिनको बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखियों को प्रोवाइड करेगी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्या कुछ इसके बारे में है जो आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कार्यरत बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखियों को एक समान डिज़ाइन की हथकरघा साड़ियाँ देने का फैसला किया है। इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी कि निफ्ट रायबरेली के द्वारा डिज़ाइन किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। यह कदम हथकरघा क्षेत्र के विकास और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के दोहरे उद्देश्य के साथ शुरू किया गया है। निफ्ट 1 लाख हैंडलूम साड़ियाँ बनाएगा। ये नंबर ऑफ साड़ी भी आप यहाँ पर याद रखें कि 1 लाख साड़ियाँ बनाएगा, जिससे बुनकरों को लाभ होगा। अब ये जो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी योजना है ये कब आपके स्टार्ट हुई? ये मई 2020 में शुरू की गई थी। प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी को शामिल किया गया था। सेल्फ हेल्प ग्रुप लेन देन के डिजिटलीकरण तथा समुदाय के समग्र विकास को सुनिश्चित करने में मदद करती हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आपको 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। पहली बात ये कि निफ्ट रायबरेली के द्वारा इन हैंडलूम साड़ियों को बनाया गया है। दूसरा, टोटल 1 लाख हैंडलूम साड़ियाँ जो है वो बनाएगा निफ्ट रायबरेली। तीसरी बात आपको याद रखनी है कि बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी योजना मई 2020 में शुरू की गई थी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको ज़रूर इसके बारे में याद रखने चाहिए।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत में जैविक कृषि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। मतलब यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पूछा जा रहा है। पहला है कि सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन जैसी समर्पित योजनाओं के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है वर्ष 2021-22 में 4.22% कृषि योग्य भूमि को जैविक खेती के अंतर्गत लाया गया। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा उसमें ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट होने चाहिए। सो आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि 1 तथा 2, ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होंगे। सो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड है और ये वाले क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है। सो अगर हम बात करें भारत में जैविक कृषि या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना यानी कि PKVY और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन MOVCDNER जैसी समर्पित योजनाओं के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। वहीं दूसरे स्टेटमेंट की बात करें जिसमें बात करी गई है कि भारत में जैविक खाद और अन्य जैविक आदानों का उपयोग करके पिछले 3 वर्षों यानी कि 2019-20, 2020-21, 2021-22 में 29.41 लाख हेक्टेयर, 38.19 लाख हेक्टेयर और 59.12 लाख हेक्टेयर के संचयी क्षेत्र को जैविक खेती के अंतर्गत लाया गया है, जो 140 मिलियन हेक्टेयर की कृषि योग्य भूमि का 2.10%, 2.72% और 4.22%। ये जो परसेंट है ये आपको ज़रूर याद रखना चाहिए कि इतने का जो है यहाँ पर इतने क्षेत्र को लेके आया गया है जैविक खेती या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंडर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ये जो मिशन है MOVCDNER, तो इसमें जो है किसानों को बीज, जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक, जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट, वनस्पति अर्क आदि जैसे जैविक आदानों के लिए PKVY के तहत 31,000 रुपये प्रति हेक्टेयर 3 वर्ष के लिए और MOVCDNER के तहत 32,500 हेक्टेयर मतलब प्रति हेक्टेयर के लिए 3 वर्षों के लिए जो वित्तीय सहायता है वो प्रदान की जाती है, यानी कि 3 सालों के लिए प्रोवाइड किया जाता है 32,500 प्रति हेक्टेयर। ठीक है, ये वित्तीय सहायता जो है ये प्रदान की जाती है। आगे हम देखें तो इसके अलावा समूह और जो किसान हैं वो उत्पादक संगठन FPO के गठन, प्रशिक्षण, प्रमाणन, मूल्य संवर्धन और उनके जैविक उत्पादों के विपणन यानी कि मार्केटिंग के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। आगे हम बात करें PKVY की, तो यह प्रमुख परियोजना राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन NMSA के मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन का एक विस्तारित घटक है। PKVY के तहत क्लस्टर दृष्टिकोण के माध्यम से जैविक गांव को अपनाकर जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाता है। अब ये क्या परिकल्पित करता है, क्या इसका मतलब पूरा थीम है, क्या उद्देश्य है, इसको देखते हैं। प्रमाणित जैविक खेती के माध्यम से व्यावसायिक यानी कि जो कमर्शियल जैविक उत्पादन है इसको बढ़ावा देना, उसको प्रोत्साहन देना। उत्पाद कीटनाशक अवशेषों से मुक्त होगा और उपभोक्ता के जो स्वास्थ्य है उसको बेहतर बनाने में यहाँ पर योगदान मिलेगा। यह किसानों की आय में वृद्धि करेगा और व्यापारियों के लिए संभावित बाजार को तैयार करेगा। इसके अलावा यह उत्पादन आगत के लिए प्राकृतिक संसाधन जुटाने हेतु किसानों को प्रेरित करेगा। तो ये सारी बात है इस मिशन के बारे में और ये जो योजना है इसके बारे में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि उच्च रक्तचाप में प्रकुंचन रक्तदाब का स्तर इससे अधिक या इसके बराबर होता है। अब ये प्रकुंचन रक्तदाब है, इसके बारे में समझने के लिए अब कोई अगर ऐसा है जो कि सिर्फ इंग्लिश ही समझता है या फिर प्रकुंचन का मतलब नहीं पता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसको बोला जाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, प्रकुंचन। तो हाइपरटेंशन मतलब जो आपका ब्लड प्रेशर हो गया, कहते हैं ना ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, सो उसके लिए जो ये आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेवल है ये कितना मतलब किससे ज़्यादा या फिर उसके इक्वल होता है। अब ये 140 mmHg यानी कि ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर हमारा सही। बात करते हैं कि ये हाइपरटेंशन एग्जैक्टली होता क्या है या फिर उच्च रक्तचाप क्या होता है। जो हमारी बॉडी में
जो रक्तदाब है, ठीक है, वो शरीर की धमनियों द्वारा शरीर की प्रमुख रक्त वाहिनियों यानी कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसकी दीवारों पर जो सर्कुलेटिंग ब्लड द्वारा लगाए जाने वाला बल होता है वही आपका क्या होता है, रक्तदाब होता है। ठीक है, अब जब ये रक्तदाब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वही क्या कहलाता है, आपका हाइपरटेंशन कहलाता है या फिर उच्च रक्तचाप कहलाता है। अब इसमें आगे हम बात करते हैं कि जो आपका प्रकुंचन रक्तदाब स्तर है ये कितना होता है, 140 mmHg, ये आपको याद रखना है, इससे अधिक या इसके बराबर। और अगर हम संकुचन रक्तदाब स्तर की बात करें तो ये 90 mmHg, यानी कि जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसका ब्लड प्रेशर एकदम कंट्रोल्ड है तो उसका ब्लड प्रेशर 90 से 140 mmHg के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं, इसमें देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। अब इंडिया में जो हाइपरटेंशन है इसकी स्थिति जो सदर्न स्टेट है, जो दक्षिणी राज्य हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मरीज पाए जाते हैं। अब इसमें भी केरला जो है नंबर 1 पर है। इसके बाद दूसरी स्थिति है आपकी तेलंगाना की, जहाँ पर हाइपरटेंशन वाले जो मरीज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें कि कौन सा मिशन है जो इंडिया ने स्टार्ट किया है जो हाइपरटेंशन है इसको लेकर। ये है आपका इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव, जिसको इस परियोजना को जो है इसका मतलब इसको स्टार्ट किया गया था 2017 में। उसका पर्पस ये है कि जो एकदम अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है, ठीक है, उसको कंट्रोल किया जाए। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करें इंडिया 25/25, ये जो है इसको आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली है क्या। 25/25 का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है कि 2025 तक जो गैर संचारी रोग हैं इनके कारण जो मौत हो रही है उस मौत को तकरीबन 25% तक रिड्यूस करना। दूसरा, 9 स्वैच्छिक लक्ष्यों में से एक 2025 तक उच्च रक्तचाप के प्रसार को 25% तक कम करना, ये इसका पर्पस है। भारत 25/25, ये ज़रूर याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जून 2022, इसमें सीमा पार जलमार्गों और अंतर्राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण और उपयोग पर हुए सम्मेलन, इसमें कौन सी वर्षगांठ मनाई? 33वीं, 30वीं, 34वीं या फिर 31वीं? तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, यानी कि 30वीं वर्षगांठ थी। सीमा पार जलमार्गों और अंतर्राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण और उनके उपयोग पर जो सम्मेलन हुआ उसकी। आइए यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ दिया हुआ है इस क्वेश्चन के बारे में। वर्ष 2022 में जो ये सीमा पार जलमार्गों और अंतर्राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण और उपयोग पर अभिसमय यानी कि कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांसबाउंडरी वाटर कोर्सेज एंड इंटरनेशनल लेक्स वाटर कन्वेंशन, इसके संरक्षण और उपयोग अभिसमय की 30वीं वर्षगांठ मनाई गई। ये आपको याद रखना है कौन सी वर्षगांठ थी? 30वीं वर्षगांठ थी। शुरुआत इसकी कब हुई? 1992 में हेलेंस्की में हुई थी। ये और इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखना है आपको। ठीक है, यानी कि जो आपका कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांसबाउंडरी वाटर कोर्सेज एंड इंटरनेशनल लेक्स और वाटर कन्वेंशन है, इसको शुरुआत कहाँ पे हुई? इसकी हेलेंस्की यानी कि न्यूजीलैंड में 1992 में। ठीक है, इसकी 30वीं वर्षगांठ मनाई गई। आगे हम बात करें कि वर्तमान में इस जल सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी, तो वो करी आपकी एस्टोनिया ने। ठीक है, और इस अवसर पर एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन पर कार्य समूह की चौथी संयुक्त बैठक, देखरेख और मूल्यांकन के कार्यकारी समूह और जल सम्मेलन की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित विशेष कार्यक्रमों की मेजबानी किसने करी? एस्टोनिया ने। तो ये आपको और याद रखना है कि इसकी मेजबानी किसने करी? एस्टोनिया ने, और अध्यक्षता भी किसने करी जल सम्मेलन की? एस्टोनिया ने। इसके बाद आगे मूव ऑन करें, इसमें देखें तो कार्यकारी समूहों ने जल सम्मेलन की 2022-2024 कार्य योजना को पूरा करने में हुई प्रगति का मूल्यांकन किया। सम्मेलन के वैश्विक उद्घाटन पर विशेष ध्यान देने के साथ ही सीमा पार नदी घाटियों में निगरानी और मूल्यांकन और सूचना साझाकरण का समर्थन करने वाली गतिविधियों में प्रगति की पहल की है। आगे बढ़ें, उन्होंने अपने 9वें सत्र यानी कि जनेवा एवं ऑनलाइन 29 सितंबर से 1 अक्टूबर 2021 9वें सत्र में पार्टियों की बैठक द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन पर भी चर्चा करी। मतलब जो 9वां सत्र हुआ था उसमें क्या कुछ हुआ उसके बारे में भी यहाँ पर। फिनलैंड के सहयोग से एस्टोनिया एवं UNECE के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में अभिसमय की 30वीं वर्षगांठ मनाई गई। इसने जल सम्मेलन के सफल कार्यान्वयन के 3 दशकों के दौरान संचित अनुभवों की संपन्नता
की जांच की और जल सम्मेलन के भविष्य हेतु अपने अपने विचारों पर चर्चा करने के लिए प्रतिभागियों को भी आमंत्रित किया गया। सेवेंथ क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है, देश के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को एक समयावधि के लिए दूसरे राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के साथ जोड़ा जाएगा। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा है कि इसका उद्देश्य राष्ट्र की सांस्कृतिक समरूपता को बढ़ावा देना है। ये स्टेटमेंट गलत है। आप खुद ही यहाँ पर देखेंगे जो सांस्कृतिक समरूपता है इसको बढ़ाना, ये कभी पर्पस नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, जिसके अंदर पहला स्टेटमेंट केवल सही हो। सो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक जो है ये यहाँ पर हमारा सही होगा। इस क्वेश्चन के व्याख्या वाले पार्ट को देखते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम भाषा, साहित्य, व्यंजन, त्योहार, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यटन आदि के क्षेत्र में एक दूसरे के साथ एक संचरित जुड़ाव हेतु देश में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को दूसरे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के साथ जोड़ा जाएगा। ये हमारा जो स्टेटमेंट था ये यहाँ पर सही है। मतलब जो पहला स्टेटमेंट था इसमें इसके बारे में दिया हुआ था वो स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ठीक है, आगे हम देखें इसमें, तो इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के बीच गहरे और संचरित जुड़ाव की पारस्परिकता के माध्यम से सांस्कृतिक विविधता का उत्सव मनाना है, यानी कि डाइवर्स बनाना है और हमारे कल्चर को, ताकि पूरे देश में आम पहचान की भावना जागृत हो और सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों को साझा करके राज्यों के बीच में ज्ञान को बढ़ावा मिल सके। आगे इसमें हम बात करें तो इसके तहत झारखंड को गोवा के साथ जोड़ा गया है और दोनों राज्यों ने युग्मित राज्य की भाषा सीखने से संबंधित गतिविधियों, ऑनलाइन प्रस्तुतियों, वेबिनार, प्रश्नोत्तरी, संस्कृति, व्यंजन, हस्तशिल्प, ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों, स्वदेशी खेल आदि से संबंधित चित्रकला प्रतियोगिताओं में भाग लिया। तो ये सब कुछ है इसके बारे में। यहाँ पर आपको ये चीज़ और याद रखनी है कि झारखंड और मतलब गोवा को जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अनंग झील या फिर अनंग ताल झील निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। अब ये दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन ए, यानी कि दिल्ली है, जहाँ पर अनंग ताल झील जो है वो अवस्थित है। बात करें हम अनंग ताल झील की, तो ये महरौली दिल्ली में स्थित है और ऐसा दावा किया जाता है कि इसे जो है 1060 ईस्वी में तोमर राजा अनंग पाल द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। ये सारी चीज़ें देखिए याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें 11वीं शताब्दी में दिल्ली की स्थापना करने और यहाँ आबादी को बसाने का श्रेय भी दिया जाता है। किसको, अनंग पाल को। आगे इसमें हम बात करें, जो हमारा संस्कृति मंत्रालय है इसने ऐतिहासिक धरोहर अनंग ताल झील के जीर्णोद्धार का आदेश दिया है। सहस्त्राब्दी पुराना अनंग ताल दिल्ली के प्रारंभ का प्रतीक है। इसका राजस्थान के साथ गहरा संबंध रहा है क्योंकि महाराजा अनंगपाल को पृथ्वीराज चौहान के नाना के रूप में जाना जाता है, जिनका किला जो राय पिथौरा ये जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की सूची में शामिल है। ठीक है, तो ये सारी बात है इस क्वेश्चन के बारे में। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए मूव ऑन करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि हाल ही में भारत ने स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किए गए अभ्यास ABHYAS अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अब ये चांदीपुर में किया, पोखरण में किया, श्रीहरिकोटा में या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन ए, यानी कि चांदीपुर में इसका सफल परीक्षण किया गया था। इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की बात करें तो भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में स्वदेश निर्मित अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल हीट का सफल जो परीक्षण है वो किया था। सो इस तरीके से विकल्प ए जो है हमारा वो सही था। परीक्षण DRDO द्वारा जो है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR में किया गया, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद अभ्यास के जो प्रमुख बिंदु हैं इनको एक बार देख लेते हैं। अभ्यास क्या है, इसको DRDO के वैज्ञानिकों द्वारा ADE यानी कि वैमानिक विकास प्रतिष्ठान द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। ADE DRDO के तहत एक प्रमुख वैमानिक प्रणाली डिज़ाइन प्रयोगशाला है और यह भारतीय सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अत्याधुनिक मानव रहित हवाई वाहन UAV और वैमानिक प्रणालियों और प्रौद्योगिकी के डिज़ाइन और विकास में शामिल। आगे यहाँ पर ये इसकी विशेषताएं दे रखी हैं। आई डोंट थिंक कि इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको याद रखनी चाहिए।
यूपी पीसीएस में नहीं आएगा इससे रिलेटेड कुछ भी। फिर भी आप चाहें तो इसको स्क्रीन को पॉज करके एक बार देख सकते हैं। इसी तरीके से जो इसकी उपयोगिता है वो भी यहाँ पर हमारे लिए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पीसीएस में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इसके बाद अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किसने डिजिटल बैंक अ प्रपोजल फॉर लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी रिजीम फॉर इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी करी। अब ये नीति आयोग है, ये भारतीय रिजर्व बैंक है, ये वित्त मंत्रालय है, या फिर कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय हैं। तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि नीति आयोग के द्वारा ये जो रिपोर्ट है डिजिटल बैंक अ प्रपोजल फॉर लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी रिजीम फॉर इंडिया, ठीक है, इसको जारी किया गया। अब ये चीज़ तो यहाँ पर समझ में आ गई कि नीति आयोग के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। अब बात ये होती है कि ये रिपोर्ट से क्या मतलब फ़ायदा होने वाला है। सो ये जो है इसके थ्रू डिजिटल बैंक स्थापित करने और ऐसे बैंकों के लिए एक लाइसेंसिंग और नियामक ढांचा स्थापित करने का सुझाव जो है वो इसके अंदर दिया गया है इस रिपोर्ट में। अब इस रिपोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ज़रूर देख लीजिए कि हाल के वर्षों में भारत ने प्रधानमंत्री जन धन योजना और इंडिया स्टैक इसके द्वारा उत्प्रेरित वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने में तीव्र प्रगति की है। दूसरी बात, हालांकि ऋण तक पहुंच एक नीतिगत चुनौती बनी हुई है, विशेष रूप से देश के 63 मिलियन एमएसएमई के लिए, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट जो इसके अंदर है उसमें बताया गया है कि वित्तीय समावेशन ने प्रधानमंत्री किसान जैसे या फिर पीएम किसान जैसे एप्लीकेशन, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र और पीएम स्वनिधि के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सूक्ष्म ऋण सुविधा का विस्तार किया है। वहीं आगे यूपीआई की बात करें तो यूपीआई ने अक्टूबर 2021 में 7.7 ट्रिलियन रुपए के 4.2 बिलियन से अधिक लेन देन दर्ज किए हैं। वित्तीय समावेशन के परिणामस्वरूप पीएम किसान जैसे ऐप के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी और पीएम स्वनिधि के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स को माइक्रो क्रेडिट सुविधाएं प्रदान की गई हैं। भारत अपने लक्ष्य के खुले बैंकिंग ढांचे को संचालित करने के बहुत करीब है। तो ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट के अंदर कही गई हैं और इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और अगर आप इस वाले वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं, ये वाला पूरा टेस्ट का पीडीएफ चाहते हैं या फिर सारे अभी तक के 8 के 8 टेस्ट आपको लेने हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए। सबसे पहला काम करिए कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, उस नंबर पर आप मुझे कॉल या फिर व्हाट्सएप दोनों के माध्यम से बात कर सकते हैं। थैंक यू।